इन द Yes. लॉजिकल रीजनिंग प्रोसेस ऑफ द रिसर्च टू थिंग्स वाज देयर। वो दो चीजें हैं, मैंने बोला था कुछ हल्का सा आप लोग दिखाइएगा, इंडक्शन एंड डिडक्शन, हाउ दे वर्क्स, या क्या है वो, सिंपल एक आइडिया, इंडक्शन एंड डिडक्शन। देखा है बेटा आप लोगों ने उसको? यस सर। क्या है ये इंडक्शन एंड डिडक्शन? सर डिडक्शन में हम लोग जनरल से स्पेसिफिक, ओके। तो जनरल से स्पेसिफिक जाते हैं। सर डिडक्शन में इसमें सर जैसे जनरल बात हो गया कि कोरोना वायरस चाइना से फैला था, और स्पेसिफिक हो गया तो ये वुहान शहर से फैला था। और सर डिडक्शन में सर कि इसमें हम लोग स्पेसिफिक से जनरल जाते हैं। जैसे कि सर स्पेसिफिक बात हो गया कि वुहान शहर में कोरोना वायरस फैला था, और सर जनरल बात ये हो गया कि कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में फैल गया। और सर इसमें दो तरह के होते हैं, एक परफेक्ट होता है और दूसरे सर होता है इम्परफेक्ट होता है। सर परफेक्ट होता है कंक्लूजन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन मोड फ्रॉम ऑल मेंबर ऑफ द ग्रुप और पॉपुलेशन। सर इसमें जो ऑब्जर्वेशन में करते हैं वो ऑल मेंबर्स का करते हैं, मतलब पूरे पॉपुलेशन के लेकर के करते हैं। और सर इम्परफेक्ट में होता है, इसमें सर रैंडम सैम्पलिंग ऑब्जर्वेशन होता है। इन फैक्ट कंक्लूजन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन made for a random sampling of a. चलिए, इफ वी डन द रिसर्च वी हैव टू फाइंड सम, अब आपकी बात को बिल्कुल उस ढंग से हम फाइनलाइज कर देते हैं कि ये इंडक्शन और डिडक्शन देखा है आपने, तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि ये है क्या। whatever the decisions or what are the outcome of your research or the result or the conclusion of your research is, अब अगर ये आपने जो निकाली किसी के ऊपर काम करके, कोई रिसर्च निकाली है किसी प्रॉब्लम में, तो जब हम उसको जर्नलाइज करें मीन्स दैट इज इंडक्शन। और अगर हमारे पास पहले से कोई रिजल्ट है उसमें से हम देखें इट इज ओनली एप्लीकेबल टू सच स्टूडेंट, देन इट इज डिडक्शन। जैसे आसान एग्जांपल अगर हम लोग ये ले कि हमने कोई रिसर्च किसी क्लास के ऊपर किसी बात के ऊपर की है रिगार्डिंग देयर इंटेलिजेंसिया और देयर रीडिंग कैपेसिटी, तो मैं ये डिफाइन कर दूं कि ये जो सेक्शन बी है और ये है, इसमें ये एक आफ्टर रिसर्च ये कंक्लूजन निकल के आया कि दे आर गुड, एंड इफ एनी पर्सन जस्ट आई नो इट इज रिप्रेजेंटिंग सच सेक्शन बी, देन आई कैन जर्नलाइज कि ये तो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन इट इज आल्सो वेरी गुड। अब पता नहीं है कि ये जो मेरे गुड का क्राइटेरिया था इसमें ये कहाँ पर टिक रहे हैं, देन इट इज इंडक्शन। मैंने तो उसको डिडक्शन कर दिया उस प्रॉब्लम को कि एक जर्नलाइज प्रॉब्लम है, उसमें से किसी सिंपल इंडिविजुअल अगर उस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है एक हमारे कंक्लूजन को, तो हमने बोल दिया कि ये भी उसी का हिस्सा होगा। ठीक, ये क्या चीज हो गई आपके लिए? डिडक्शन। आसान एकदम एग्जांपल है। अब ये देखा जाए कि कोई एक क्लास है और उसमें मान लीजिए 4-5 लोगों का ग्रुप है, वो बहुत शैतान है, अब वो बार बार निगाह में आ रहा है और उनकी वजह से बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। बाकी क्लास पर हमने ठीक से देखा नहीं और मान लिया यार इस क्लास के बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाश हैं, बाकी से मेरी ना कोई मुलाकात है ना ज़्यादा परिचय है। एक अब क्या किया हमने, वो जो कुछ लोगों का था वो सबके ऊपर अप्लाई कर दिया, देन इट इज इंडक्शन, उसको जर्नलाइज कर दिया। ठीक, तो रिसर्च ये बोलती कि जब आप काम करते चले और आप ये श्योर हो जाएं, ये तो मैंने एग्जांपल दिया इन द टर्म्स ऑफ एग्जांपल विच इज विदाउट रिसर्च, मुझे 7-8 ऐसे बच्चे दिख जाएं यार एक क्लास के कि जो बहुत ज़्यादा शैतान है और बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो मैं ये मान लूँ यार ये पूरी क्लास ही खराब है, जबकि ऐसा नहीं होगा, उसमें कई सारे बच्चे बड़े अच्छे भी होंगे। तो व्हाट आई एम डूइंग एट दैट टाइम, आई एम जर्नलाइजिंग द थिंग ऑन द बेसिस ऑफ सम पीपल्स, तो वो इंडक्शन है, उसको हम लाद रहे हैं, उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने रिजल्ट में। तो इंक्लूड करके हमने एक जर्नलाइजेशन क्रिएट कर दिया, दैट इज इंडक्शन। ठीक, अगर एक जर्नलाइजेशन हमारे पास पहले से है, उसको हम ये बगैर देखे हुए कि हम किस पर ये लगाने जा रहे हैं और उसको हम मान लें कि नहीं ऐसा ही होगा, देन इट इज डिडक्शन, तब वो डिडक्शन है। अब दूसरे तरीके के एग्जांपल से ले लीजिए कि अगर हमको ये लग जाए कि मान लीजिए एक एरिया है, एक डिस्ट्रिक्ट का, और रिसर्च हो रही है कि यहाँ पर जो इरिगेशन का क्राइटेरिया है वो पर लैंड के हिसाब से ये अगर जो बोया जाता है तो इतने बोरे का गेहूं लगभग इस एरिया में निकलता है, ये हमारे पास एक जर्नलाइज प्रिंसिपल है। अब
किसी फार्मर का कोई लैंड का एरिया है तो उस पर हम ये मान ही लें कि नहीं इस पर इतना तो निकलता ही होगा मोर और लेस, तो हम क्या कर रहे हैं डिडक्शन, ये जाने बगैर कि ये जो मेरे पास रिकॉर्ड आया है रिगार्डिंग द फर्टाइलिटी, तो वो क्या हो रहा है कि दैट मे बी द कंपोजिट ऑफ वेरी गुड टाइप ऑफ लैंड्स एंड सम नॉट एज सच गुड्स, उनके बीच से कुछ रिजल्ट निकल के आया होगा, लेकिन अगर हमने उसको अप्लाई कर दिया है एज केस जर्नल तो ये हमने क्या किया डिडक्शन। ऐसे ही उस पूरे एरिया में अगर हमने कुछ लोगों के ऊपर काम किया और उसको अप्लाई कर दिया कि नहीं सबकी ऐसी ही उपज होगी, तो क्या हुआ, ये हो गया आपके लिए इंडक्शन। तो ये दो लॉजिकल रीजनिंग के जो ये प्रोसेस हैं इन पर सबसे ज्यादा ध्यान देके आपको चलना होगा, क्योंकि जब बड़ी पॉपुलेशन या बड़ा यूनिवर्स है तो 1 to 1 हर एक के साथ तो आप काम कर नहीं सकते। तो व्हाट इज द सिलेक्शन ऑफ योर ग्रुप, इज इट रिप्रेजेंटिंग द होल पॉपुलेशन, कि अगर आप इसी का एग्जांपल ले लें कि हमें फर्टिलिटी पर काम करना है रिसर्च पर, और अगर एक कानपुर का एरिया कहाँ पे हमें काम करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमको सब जगह से थोड़े थोड़े लोगों को ले लेना चाहिए। जैसे कुछ एरिया बिल्लौर से ले लें, तो कुछ एरिया चौबेपुर से ले लें, तो जहाँ जहाँ तक कानपुर लगता है तो कुछ उसके ईस्टर्न पार्ट सरसौल की तरफ से ले लें, कुछ घाटमपुर की तरफ से ले लें, मतलब सबका रिप्रेजेंटेशन हो जाए एरिया वाइज, या कहाँ पर किस तरीके की इरिगेशन फैसिलिटी है उस वाइज, मीन्स देन यू कैन जर्नलाइज द थिंग्स। तो जब आप लॉजिकल रीजनिंग करें, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग तो करनी पड़ती है, एक एक एवरी उसका तो आप करने नहीं जा रहे हैं, मिला ही नहीं पाएंगे, इतना काम हो जाता है। तो अगर एक एक को आप नहीं मिलाने जा रहे हो तो सम लॉजिकल रीजनिंग इन द केस ऑफ द डिडक्शन एंड इंडक्शन, क्योंकि डिडक्शन एंड इंडक्शन इज द बेस पार्ट, इस पर हमारी रिसर्च आगे तक के लिए काम करती है। तो हमको ये ध्यान दिए रहना चाहिए कि अगर ये जो हमारा इंडक्शन या डिडक्शन है ये लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड है। ओके, ये है इसके हिसाब से। इज इट ओके? यस सर। यस ओके, तो अब जल्दी से जो हम लोगों का यस सर। ओके, तो जो भी हम लोगों ने ये 4-5 पॉइंट किए थे इनको और बढ़ा लीजिए, और एक पूरा क्वेश्चन इस पे बनता है कि व्हाट इज द रिसर्च प्रोसेस। इसमें कुछ चीजें आपके लिए और जुड़ जाएंगी, 3-4 का तो नाम आप सुन ही चुके हैं। फर्स्ट थिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। अब एकदम प्रोसेस वाइज लिख लीजिए कि किस तरीके से अगर एग्जाम देना है तो उसमें क्या आपके स्टेप होने चाहिए, कि व्हाट इज द रिसर्च प्रोसेस। वो तो हम जान रहे थे कि एक रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, जो कल पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। नाउ वी आर जस्ट इनलार्जिंग व्हाट इज द प्रोसेस, करेंगे कैसे, करना कैसे चाहिए। तो नंबर 1, फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, जिसको हम लोग बोले थे डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक, तो फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेशन करना है। देन अब यहाँ पर जो सेकेंड पॉइंट आ रहा है जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है, दैट इज एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। सर एक बार और बोल दीजिए। एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे, एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। नेक्स्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। Formulation of hypothesis. Next, research design. Research design. Next point, sample design. Next, collection of data. Next, conclusion or journalization. And last, report writing. This is the full process, systematic process, step by step process for the research. ये पूरा प्रोसेस है
इसके बाद इसी के एक एक पॉइंट्स पर आगे चीजें बढ़ती चली जाएंगी आपकी। तो फर्स्ट आपके लिए फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। तो सम वेरी गुड ऑथर सेज, इस लाइन को आप लिख सकते हैं कभी भी इसकी जरूरत हो, अगर आपको लिखने के लिए रहेगी कि द प्रॉब्लम, a well defined problem is half solved of the issue, is the half solution of the issue. तो फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है कि हमको काम कहाँ करना है, समस्या क्या है। ठीक, अच्छे से हमारी प्रॉब्लम अगर डिफाइन हो गई तो आप ये मान लीजिए कि योर फर्दर पाथ ऑफ द रिसर्च इज गोइंग टू बी इजी। क्योंकि जितनी नैरो और इन डेप्थ आपकी रिसर्च प्रॉब्लम होगी, द नीड ऑफ द कलेक्शन ऑफ डेटा, द नीड ऑफ द एनालिसिस ऑफ इट, ये सारी की सारी आपकी पिन पॉइंटेड हो जाएगी और छोटी होती चली जाएगी। इज इट क्लियर? ये पिन पॉइंटेड होती चली जाएगी और छोटी होती चली जाएगी। ठीक, अगर किसी एरिया में मान लीजिए कोई उपज कम हो रही है तो एक ये जर्नल रिसर्च हो जाएगी कि इस एरिया में उपज कम हो रही है। नाउ द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम इज, मुझे इस पे भी जाना चाहिए कि हल्का सा कंपैरिजन दूसरी जगहों से देख लो, क्या चीज़ यहाँ पे वैसे कम आ पा रही है, क्या ये इरिगेशन के कारण है, या क्या ये जो सीड्स की अवेलेबिलिटी है उसके कारण है, या लेबर नहीं मिल पा रही है, कि या लैंड का फर्टाइलिटी खुद ही कम है। अगर हम इसको और फॉर्मुलेट कर लेंगे then it is going to be very easy for me, वरना ये सारे फैक्टर्स पहले ही मुझे लेके चलने, सबका काम लेके चलना पड़ेगा, सबका डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम is the big thing, number point 1. Second, extensive literature survey. This extensive literature survey means, हल्का सा आइडिया आपका, प्लीज, क्योंकि ये थोड़ी नई बात आ रही है, पीछे तो ये डिस्कस कुछ कुछ तो हो ही गई थी रिसर्च प्रॉब्लम के विषय में। नाउ एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे मीन्स ऑन द whatever the problem you have taken is may in past is dealt by any other, or the some associated or relative problems are dealt by any other person, or some any connected type of literature or any data is prevailing from it। ठीक, जैसे हम लोग ये काम कर रहे हो कि यहाँ की जमीन की उपज, तो इससे संबंधित क्या क्या हमारे पास जानकारियां हैं, पहले से क्या लिटरेचर है, ये जो सारा काम हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड द लिटरेचर, एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। क्योंकि कुछ रिकॉर्ड होगा मेरे पास कि आज 100 साल पहले यहाँ इतनी होती थी, तो 50 साल पहले इतनी होने लग गई, तो अब 20 साल पहले इतनी होने लग गई। तो अगर ये डिक्रीजिंग पैटर्न एक जैसा है तो एक आइडिया हम डेवलप कर सकते हैं कि एज द टाइम पासेस द फर्टिलिटी इज गोइंग टू बी रिड्यूस हो रही है। एक कॉमन टाइप का एक आइडिया आपको मिलता है। अगर इसमें भी वेरिएशन है, देन यू गो टू द डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। तो एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे, या जिस समय में जब ज्यादा हो रहा था तो कौन से बीज लोग इस्तेमाल कर रहे थे, उस समय बारिश कैसी हुआ करती थी। तो ये जितना पास्ट लिटरेचर या रिकॉर्ड रिगार्डिंग एनी इशू और प्रॉब्लम ऑन विच यू आर गोइंग टू रिसर्च, एंड इफ इट इज कलेक्टेड, दैट इज द लिटरेचर सर्वे। क्या लोगों ने पहले पे भी इस पे कुछ काम किया है? मान लीजिए आपने एक एरिया चुना चौबेपुर, यहाँ की फर्टाइलिटी पे मुझे काम करना है, तो क्या इस पे पहले भी लोगों ने कुछ काम किया है? फर्टाइलिटी पे नहीं किया, लेकिन क्या लोगों ने इस पे काम किया है कि हाउ इरिगेशन फैसिलिटीज आर देयर, कितना नहर के थ्रू पानी आता है चौबेपुर में, कितना जो है वो ट्यूबवेल से काम होता है, कितना लोग अभी भी जो है वो रेंज पर डिपेंड है, किस तरीके की फसलें ज़्यादा हो रही हैं, क्या जिसमें पानी ज़्यादा चाहिए, क्या जिसमें पानी कम चाहिए। ऐसा कोई रिसर्च हुआ है? क्या अगर हुआ है तो आपके लिए काम का हो जाएगा, उसका डेटा आपके लिए यूजफुल, दैट इज कॉल्ड द लिटरेचर सर्वे। उसने अगर कुछ किया है तो उसने कुछ फैक्ट कलेक्ट किए होंगे, उनके हिसाब पर, उनके बेसिस पर अपने कुछ कंक्लूजन दिए होंगे, तो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट। अगर किसी ने इस पे काम किया है कि जबलपुर में ये बीजों की सप्लाई के कारण फर्टाइलिटी पर क्या असर पड़ता है,
तो वो रिसर्च भी आपके लिए काम के लिए हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च विच इज डन previously, if they are related with your research problem, they may be the part of the literature survey, as well as any theories regarding it. कुछ ऐसी थ्योरीज भी हैं तो वो भी आपके लिए लिटरेचर सर्वे हैं कि आपको ज्योग्राफी का इन्वायरमेंट ये बताता हो कि ये जो है ट्रॉपिकल एरिया है, यहाँ पर ये फर्टाइलिटी होगी, यहाँ पे यही फसल हो सकती है, ऐसा ही पाया जाता है, तो ये भी आपके लिए काम की चीज़ है, ये भी आपको देखनी पड़ेगी। यू कांट जर्नलाइज द फर्टाइलिटी ऑफ दिस चौबेपुर एरिया टू द झारखंड एरिया और द महाराष्ट्र। द थिंग्स आर डिफरेंट in the nature of the capability of the soil or the nature of the soil as well as so many things. तो इससे रिलेटेड वो रेस्पेक्टिव फील्ड जहां पर हम काम करने जा रहे हैं उसका बेस नॉलेज क्या बोलती है वो मुझे कलेक्ट करनी है लिटरेचर सर्वे में, वो मेरे लिए काम की चीज है। देन 11:23 अब नहीं अलाउड। तो ये जितना भी वो आपके लिए काम की चीज़ है। साथ ही साथ और ऐसे रेस्पेक्टिव फील्ड, अगर आप मान लो फर्टाइलिटी पे काम कर रहे हो तो इरिगेशन से जुड़ा हुआ पुराना कोई इस्टेब्लिश कंसेप्ट्स हैं उसके जो भी हैं, ये सब आपके लिए क्या बनते चले जा रहे हैं, लिटरेचर सर्वे का पार्ट। क्योंकि इसके बेस पर अब आप आगे बढ़ेंगे। यू कैन से आप कुछ इस्टेब्लिश कर सकते हो कि नहीं ये काम हो चुका है और इसको करने के लिए आगे अब हमें यहाँ तक का तो मेरे पास जानकारी है। इससे फर्दर आगे बढ़ते हैं। नाउ देखते हैं कि कौन से एरिया जो है अब मेरी रिसर्च में ज़्यादा डायरेक्टली काम करने वाला है, यहाँ से तो मुझे सपोर्ट मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड द लिटरेचर सर्वे। सारा कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड, उससे रिलेटिव फील्ड से जुड़े हुए इस्टेब्लिश कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज उस फील्ड आपकी रिसर्च प्रॉब्लम पर क्या पहले कोई जुड़ी हुई रिसर्च हुई है वो भी हमारे लिए काम किए हैं, क्या उस पर जुड़े हुए कभी किसी के कोई आर्टिकल्स हैं, किसी जर्नल में पब्लिश्ड कोई मैटर है, ठीक, क्योंकि वो भी किसी के व्यूज़ हैं और व्यू रखने के पहले लोगों ने उनको अपने लेवल पर तो इस्टेब्लिश किया ही होगा। दे हैव सम लॉजिक बिहाइंड देयर व्यूज़, so that is also the very useful part for you. You may agree or may deny, but you can use it. This is all called the literature survey. Any query beta इस पर? No sir. ठीक ना, कैसा भी तरीके का, क्योंकि ये सारी बातें इसमें आ जाएंगी। कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई मीटिंग है, गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट्स हैं, किसी की कोई बिब्लियोग्राफी है, ये सारा का सारा लिटरेचर रिव्यू का पार्ट है। देन फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, इस पे बार बार बात आ रही है तो थोड़ी सी इसको बढ़ाते हैं, थोड़ी सी इसको बढ़ाइए, थोड़ा सा इलाज करिए। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस प्लीज। हाइपोथेसिस मतलब प्रॉब्लम। हाइपोथेसिस मतलब प्रॉब्लम नहीं बेटा, हाइपोथेसिस मतलब प्रॉब्लम नहीं। और ये पूरा सेपरेट एक चैप्टर आएगा आपके लिए फर्दर आगे। रिसर्च प्रॉब्लम मतलब तो रिसर्च प्रोसेस मतलब अब तो आपको स्टेप पता चलने ना रास्ते, तो हर सीढ़ी का अपना कुछ अलग परिचय होगा आगे चल के कि ये सीढ़ी नंबर 4 है, इसकी ऊंचाई इतनी है तो इस पे ऐसे जाया जाता है। तो ऑल दीज आर द स्टेप्स, तो इनके सबके फर्दर एक चैप्टर आएंगे। यस, हाँ, कोई और कुछ बोलना चाह रहा है? हाइपोथेसिस सर प्रपोज थ्योरी कोई? प्रपोज थ्योरी, यस सर। ओके, यस, एनीबॉडी? Sir, an idea that is suggested as the possible explanation for something. ठीक है, एक काम करते हैं, ये जितनी बातें इनको बिल्कुल आसान शब्दों में बता दीजिए, मुझे समझ आने वाली बात है। सर जैसे हम लोग को पता है। हाँ बोलिए, 1 by 1 दोनों बोलते सर। मान्यता। मान्यता, ओके,
चलिए अच्छा, हाइपोथेसिस मतलब वैसे तो यही है कि आपने कुछ प्रपोज थ्योरी बिल्कुल सही है, वर्ड मीनिंग के हिसाब से मान्यता भी बिल्कुल सही है, ठीक, ये सारी बातें सही है, लेकिन रिसर्च में इसका मतलब क्या है? यू हैव प्रपोज सम आंसर रिगार्डिंग योर प्रॉब्लम। भाई अगर आप कोई प्रॉब्लम ले रहे हैं तो आप उसका कोई सजेस्टेड आंसर या सजेस्टेड क्वेश्चन भी तो फ्रेम करिए ना। अगर आपको प्रॉब्लम पता चल गई कि मुझे ये जो लैंड है इसकी फर्टिलिटी देखनी है, तो अब आप कोई स्टैंडर्ड भी तो स्टेब्लिश करेंगे ना कि कैसे फर्टिलिटी मानेंगे आप। आर यू गेटिंग? कैसे मानेंगे भाई? क्योंकि आप तो रिसर्च पे काम कर रहे हैं, तो उस पे तो काम कर नहीं रहे हैं कि यार वो अब हम तौल डालेंगे सबकी कितनी हुई उपज। ये तो फिर बिल्कुल डायरेक्ट है, इसमें रिसर्च का क्या काम है? हमको तो किसी न किसी चीज से इसका कनेक्शन भी देखना है। तो हम स्टेब्लिश करें कि अगर 90% इरिगेशन इज नॉट डिपेंड ऑन रेन, मीन्स द फर्टिलिटी इज गोइंग टू बी हाई। अब इस तरीके की कोई भी हाइपोथेसिस आपको डालनी पड़ेगी, या ये रेंज ऑफ प्रोडक्टिविटी इज देयर मीन्स देयर फर्टिलिटी इज गुड। अब किसी की कम भी हो सकती है, किसी की भी ज्यादा हो सकती है। सम हाइपोथेसिस यू हैव टू एस्टेब्लिश, ठीक है ना? कोई हाइपोथेसिस आपको स्टेब्लिश करनी पड़ेगी, ठीक। तो ये प्रपोज्ड, अब आपने ये प्रपोज किया हुआ है, ये आंसर पता नहीं है कि नहीं, और इस प्रपोज्ड आंसर को आप प्रूव करोगे ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा यू हैव कलेक्टेड एंड एनालिसिस ऑफ सच डेटा। ये जो डेटा आपके पास आया है इस पर आप एनालिसिस करेंगे, इस पे सारा काम करेंगे, और इसके कंक्लूजन से आप अपने आंसर को सेटिस्फाई करेंगे, करने की कोशिश करेंगे on the basis of some calculations or on the basis of some evidences which are कुछ समझ आ रही है बात? जैसे हम मान लो एक Yes. दूसरा एकदम इससे हट के एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्कुल सिंपल वाला। अगर हम ये एक रिसर्च करना चाहें कि जो गांधीयन प्रिंसिपल है उसमें मैनेजमेंट का बड़ा अच्छा रोल है, ठीक, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कि पहले तो मुझे ये जो मैनेजमेंट के सारे एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स हैं कि कैसे प्लानिंग होती है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या आगे कंट्रोल है, ये सारे चीज़ों को पहले तो बताना पड़ेगा। ये लिटरेचर उसका बेस है। फिर इसके बाद सब डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा उनकी लाइफ का या उनके प्रिंसिपल का, जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। मे बी गांधी, में भी विवेकानंद, में भी कोई भी और अच्छा ले सकते हैं हम लोग, ठीक। उनके ऊपर अगर हम ऐसा सब देखें कि उनकी लाइफ में जो जो ये चीज़ें आई उसमें ये डिसीजन थे, तो अब ये क्या प्लानिंग से कलेक्ट हो रहे हैं या किसी बड़े मूवमेंट को उन्होंने चलाया या कोई काम किया, तो उसमें कहाँ कहाँ प्लानिंग, कहाँ कहाँ कोऑर्डिनेशन, कहाँ पर कंट्रोल काम कर रहा था। अगर ये काम कर रहा था और इसके रिजल्ट्स आ रहे थे, कितना मोटिवेशन का लेवल था, तो अगर ये सब हो रहा था देन यू कैन से द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर लाइंग, और क्या वो जो उनका काम करने का तरीका था उसमें मैनेजमेंट पूरी तरीके से था। समझ आ रहा है आपको? तो एक स्टैंडर्ड आपको स्टेब्लिश करके फिर उसका आंसर लेना पड़ेगा। तो अगर आप बोले कि कोई भी जो लीडर है वो इतने लोगों को मोटिवेट कर पा रहा था, ये इतने लोगों को अगर मोटिवेट कर पा रहे हैं, तो कोई मैनेजमेंट प्रिंसिपल वो उनका मोटिवेशन का काम कर रहा है। एक स्टैंडर्ड आप स्टेब्लिश करोगे, तब फिर डेटा के ऊपर उसको सबका कंक्लूजन निकालोगे। मे भी ऐसे कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक। तो यू हैव टू स्टेब्लिश द हाइपोथेसिस, और उस हाइपोथेसिस को आपको डेटा के बेस पर यस और नो कराना पड़ेगा, ठीक। तब देन यू कैन से कि यस दिस इज द कंक्लूजन। कंक्लूजन कैसे ड्रा होगा बेटा? कंक्लूजन के लिए कोई तो आपको क्राइटेरिया लेना पड़ेगा ना, कोई तो क्राइटेरिया लेना पड़ेगा, तब मानेंगे ना हम किसी क्लास को अच्छा माने, तो हमको कोई एक हाइपोथेसिस तो डालनी पड़ेगी ना अपनी तरफ से कि अगर 60% एवरेज से ज्यादा बच्चे हैं इस क्लास में तो ये अच्छी होगी। अब ये तो हाइपोथेसिस हो गई, अभी तो पता नहीं 60% से ज्यादा स्कोरिंग वाले हैं कि नहीं है। फिर डेटा कलेक्ट होगा, फिर उनके सारे काम होंगे। ये एक बहुत जर्नल हाइपोथेसिस का आइडिया दिया हमने, वेरी जर्नल, ठीक।
Yes, sir. Sir, it's mean hypothesis with a specific data. हाइपोथेसिस इज द, With specific data, जैसे आपने बताया hypothesis का पूरा. हाँ, तो hypothesis means the question you have, any answer of the problem you are giving, you are Yes, sir. establishing some standard, और उनको जो हम अब डेटा कलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से, जैसे ये रख लिया जाए कि केवल की अगर कोई क्लास है तो उसमें स्टडीज पे ध्यान देने वाले बच्चे कितने हैं, तो Yes, एक sir. अगर हम ये कि नहीं जो ये इतने घंटे पढ़ते होंगे वो अच्छे होंगे, कुछ तो रखना पड़ेगा आपको स्टैंडर्ड, फिर आप डेटा कलेक्ट करोगे। तो दैट इज द हाइपोथेसिस। और अभी आगे चैप्टर आएगा तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी आप ये समझिए कि द प्रपोज्ड क्वेश्चन और द प्रपोज्ड आंसर, ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ इट और ऑन द बेसिस ऑफ इट एनी डिसीजन और कंक्लूजन में बी ड्रॉन। बेसिक लाइन जो 2 लाइन में आपको लिखना है वो ये है। यस, ओके, चलिए नेक्स्ट इज द रिसर्च डिजाइन। क्योंकि रिसर्च का एरिया तो बहुत बड़ा है, हल्का हल्का आपको आइडिया होने लगेगा कि अगर हम एक ही प्रॉब्लम लेके चल रहे थे कि वो उपज कैसी हो रही है, तो इसमें कितनी सारी जुड़ती बातें चली जा रही थी, तो कुछ मुझे डिजाइन भी डिफाइन करनी पड़ेगी। डिजाइन मीन्स द स्ट्रक्चर और द प्लान या नक्शा कह सकते हैं आप, कि कल को अगर 6 मंजिल की बिल्डिंग बनने वाली है तो इसका एक एरिया आपको डिफाइन करना है, दैट इज द डिजाइन। और आगे हम इसको कैसे कैसे लेके जाएंगे, क्या आगे उसमें छज्जा निकालेंगे या 6 मंजिल तक लेके जाएंगे, या साइड में रूफ होगी कि नहीं होगी, क्या क्या करना है, ठीक, दैट इज द डिजाइन। मीन्स तो द पाथ यू हैव सेलेक्टेड फॉर द रिसर्च, कि आगे फर्दर आप डेटा कैसे इकट्ठा करने वाले हो, कितना इकट्ठा करने वाले हो, कैसे क्या क्या करोगे, दैट इज द डिजाइन। क्योंकि ये डिजाइन की बात आ जाएगी कि कहीं आपकी रिसर्च साइंटिफिक मोड पे चली जाएगी तो उसका डिजाइन दूसरा है, कहीं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी तो उसका डिजाइन दूसरा है, ठीक। तो डिजाइन मीन्स द आउटले ऑफ योर रिसर्च ऑपरेशन एरिया, तो वो उसका आउटले है, कैसे कैसे आपको स्टेप लेने, कैसे काम करना है, ठीक है। तो Yes, sir. हाँ, तो द रिसर्च डिजाइन इज द लॉजिकल और द सिस्टमैटिक प्लानिंग and directing the work of research or the operations of the research। लॉजिकल और सिस्टमैटिक प्लानिंग है कि कैसे आपकी रिसर्च जो है वो उसकी दिशा कब कब कैसी चलेगी और किधर वो जाएगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, सैंपल डिजाइन। सैंपल डिजाइन ये तो थोड़ा थोड़ा आप लोग को आइडिया में जरूर होगा, प्लीज। सर मतलब टेस्ट करने के लिए, मतलब पहले टेस्ट के लिए बनाते ना सैंपल। अच्छा अच्छा, यस, इनकी बात से एग्री हैं आप लोग संकल्प जी की? यस सर, जैसे कि कोई भी हम कोई चीज डिजाइन Yes, sir. वगैरह देते हैं तो उसके लिए सैंपल बनाते हैं, तो वही सैंपल डिजाइन। और अच्छे से बताइए क्या बता रहे हैं। यस प्लीज, यस। सर कैटेगरी या नॉर्म्स डिफाइन करना कि किस टाइप का डेटा हम लोग को चाहिए, या रिसर्च के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, किस टाइप का डेटा कलेक्ट करना चाहिए। ओके, डेटा कैसा कलेक्ट करना चाहते हैं, इज द नहीं, पहले नानी मेरे पास आके खाए, बाद में बुखार जाती हैं। अरे बोल नहीं है अगर नहीं, हम उनका भरोसा नहीं करते। कौन पैसे लेके आए? हाँ, पैसे लेके आओ। माइक बंद करो। 350। अलका, मुझे तो अलका ही नाम दिखाई दे रहा है। अलका सचान सर सुन नहीं रही है। हाँ, मैसेज कर दीजिए, अब बंद कर लिया उसने, ठीक है, ओके। तो सैंपल डिजाइन, तो सैंपल का बेस मीनिंग क्या हुआ? बिल्कुल आराम से एकदम, सैंपल मतलब, और अभी पीछे हल्का सा इसका डिस्कशन हुआ है। हाँ बताइए आयुषी जी, सैंपल मतलब सर एज इट सेम प्रोडक्ट, एज इट इज सेम प्रोडक्ट तो यस सर। ठीक, मतलब अब आप बिल्कुल एकदम नॉर्मल एग्जांपल पे हम लोग चलते हैं। हम लोग एक सेब के ठेले पे पहुंचते हैं सेब खरीदने,
तो सेव वाला क्या करेगा, आपको एक उठा के दिखा देगा, देखो भैया कितना अच्छा है। आपने कहा यार ये, अरे नहीं 3-4 ये वाला देखो, ये वाला देखो, देखो ये क्या कर रहा है, आपको पूरा ठेला तो आप नहीं देखने जा रहे नीचे कौन सा दबा है क्या दबा है, ही इज गिविंग द सैंपल ऑफ दैट, पूरे ठेले का सैंपल दे रहा है आपको। सैंपल मीन्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल। अब आपकी जैसे अगर क्लास से कुछ हो तो अगर 2 बच्चे किसी काम के लिए लिए जाएं तो बोला क्या जाएगा कि ये पूरे एमबी बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स द सैंपल। अगर वो कुछ अच्छा करके आ रहे तो आप सबकी तारीफ है। तो सैंपल, सैंपल मीन्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल। किसी होल का कुछ छोटा सा पार्ट अगर हम लोग लेके जाएं तो सैंपल। जैसे मार्केटिंग में आप देखते हो, मार्केटिंग का एग्जांपल ही हमने सेव वाला भी दिया कि किसी के यहाँ कोई नया प्रोडक्ट बना तो उसने कहा एक काम करो यार, ये 2 भैया ले जाओ तुम, अपने किसी थोक वाले को बोला, किसी मैन्युफैक्चरर में, ये यार देखो तुम, ये हमने इस बार नए बनवाए हैं। तो क्या कर रहा है, सैंपल दे रहा है वो, ठीक। तो सैंपल मीन्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ होल ग्रुप और होल पॉपुलेशन और होल यूनिवर्स। तो ये सैंपल है। मैंने पहले भी बोला आपको, भी थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर हमें कानपुर में फर्टाइलिटी पे रिसर्च करनी है तो हम अगर एक एरिया पे हो गए तो हम गलत हो गए, ठीक। कितनी सारी लैंड और कितने सारे किसान होंगे, क्या सब तक हम जा सकते हैं? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से सैंपल लेना पड़ेगा। मतलब अब हमें कुछ लोग उसमें से निकालने जिनके बेस पे हम ये बोल पाए कि ये जो हमारा सोल्यूशन या आउटकम ऑफ द रिसर्च है ये सब पे एप्लीकेबल होगा। ये कब होगा, जब हमारा सैंपल सबको रिप्रेजेंट करता हो, तभी तो होगा। जो एग्जांपल में मैंने आपको बोला था कि अगर कानपुर में फर्टाइलिटी के लिए काम करना है तो जहां तक कानपुर की बाउंड्रीज लग रही है हर एरिया का रिप्रेजेंटेशन हम ले लें। पहला तो एरिया वाइज सैम्पलिंग हो गई कि आपने 2 बिल्लौर के ले लिए, 2 बिठूर के ले लिए, 2 चौबेपुर के ले लिए, 2 शिवराजपुर के ले लिए, 2 फिर आप आगे बढ़ के मंदना के ले लो, फिर सरसौल के ले लो, ऐसे करके जितने हमारे आसपास के एरिया हैं, घाटमपुर, भीतरगांव, पतारा, जो जहाँ तक कानपुर की बाउंड्री लग रही है, सब जगह के आपने अगर 4-4, 5-5 ऐसे लैंड एरियाज ले लिए, मीन्स नाउ यू कैन से द माई सैंपल दो इट इज नॉट अ होल but is just representing the whole. Now we can say that we have taken the total, covered the total geographical area of the Kanpur. Is it okay? Yes sir. Yes, this is the sample. ये सैंपल होता है रिसर्च के लिए, इसको बोलेंगे हम सैंपल। क्या अब हम सबको नहीं कर सकते बेटा, बड़ी चीज हो जाती है रिसर्च में, कई दफे बड़ा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत कॉस्टली काम हो जाता है। तो आपको सैंपल पे तो जाना ही पड़ेगा, जाते ही हैं लोग। तो ये सैंपल हम कैसे डिजाइन करें, हमने तो आपको एक ज्योग्राफी वाइज एरिया दे दिया, ठीक। तो ज्योग्राफी वाइज आपको लग रहा होगा कि नहीं बिल्कुल सही सैंपल डिजाइन हो गया, बिल्कुल बात ठीक है ये तो सर की। अब इसमें दूसरे कारण भी हम डाल सकते हैं, जैसे अब हम ये देखें कि जो हमारे यहाँ नहरों का चेन है, द सप्लाई ऑफ दिस इरिगेशन फैसिलिटी विच इज प्रोवाइडेड बाय द कैनाल्स एंड सब कैनाल्स, वो किस किस एरिया में ज्यादा है, किस किस एरिया में कम है, इस हिसाब से भी हम सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? आपको क्राइटेरिया सैंपल का भी डिसाइड हो सकता है ऑन डिफरेंट बेसिस, जिससे कि हम नियरर टू नियरर रिप्रेजेंटेशन टुवर्ड्स द होल पॉपुलेशन जा सके। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, इसको लिख लीजिए। द सैंपल मस्ट बी कलेक्टेड विच यू आर एश्योर्ड or you may answer the persons to whom your report is going to be presented that the sample taken is the representation of the whole problem। ऐसा लॉजिकल रीजनिंग आपके पास हो। समझ आ रहा है? कल आपको जब आप कंक्लूजन दो अपनी रिसर्च का, तो कोई ये कह पाए कि ये जो आपने रिसर्च की क्या ये कानपुर को रिप्रेजेंट भी कर रही है भैया, वो आपको डिस्कार्ड ना कर दे। हाँ आपने ले तो लिए सब तरफ के ज्योग्राफी के हिसाब से, पर क्या ये देखा था कि वहां पे लेबर कितनी रहती है, लेबर की एबिलिटी हर एरिया में कितनी है? अब आप फंस गए, ये तो आपने नहीं देखा था। तो आपका जो सैंपल हो वो डिफरेंट फैक्टर्स के साथ, डिफरेंट चीजों के साथ में मिला जुड़ा और सबको रिप्रेजेंट करता हो कि अगर आपने पूरे यूनिवर्स पर काम नहीं किया, पॉपुलेशन पे काम नहीं किया, तो आपका सैंपल उस काम को कर दे, उसका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन दे दे। ओके,
तभी वो सेब के ठेले से अगर एक तरफ से कोई मुझे उठा के देता है तो अगला मेरा प्रयास क्या होता है, इधर से नहीं यार उधर से देना जरा, ये तुमने और उन्होंने वो पीछे से जरा निकाल के दो। ऐसे भी आपको लोग सब्जी की और फल की दुकान पे खरीदते मिल जाएंगे, वो जो उधर रखा है वो वाला दिखाओ। मीन्स वो पूरा रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं किसी एरिया में वो चीज ही नहीं है जो मुझे दिखाई जा रही है। दिस इज कॉल्ड द सैंपल। और तो अब आपको इसका डिजाइन करना है। सैंपल समझ आ गया, तो अब आपको इसका डिजाइन करना है कि वो डिजाइन कैसा हो कि जो मेरी रिसर्च प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर दे, या जो मेरा डेटा कलेक्शन आगे फर्दर इस डिजाइन के ऊपर हो या जो भी काम हो वो पूरी तरीके से वेरीफाइबल और वैलिडेट हो जाए। ओके, कुछ कहना चाहेंगे आप लोग इसमें? नो सर। ओके, तो अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग इस पर अपने अगले पॉइंट पे। तो सैंपल और सैंपल से रिलेटेड डिजाइन, ये बातें कुछ कुछ क्लियर हो गई होंगी आपको। अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं द कलेक्शन ऑफ डेटा। तो कलेक्शन ऑफ डेटा, यस, थोड़ा थोड़ा आप लोग बता दीजिए। डेटा दो तरीके का होता है, मैं बता दे रहा हूँ, प्राइमरी सेकेंडरी, और सबको पता होगा, सब लोग बता लोगे। तो आप लोग ना अपने हिसाब से बता दीजिए, तो थोड़ा 1-2 मिनट का मुझे भी ब्रेक मिल जाएगा। यस, द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड डेटा ऑफ द टू टाइप्स, वन इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो पहले कलेक्शन कैसे हो सकता है, देन प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, इतनी छोटी छोटी बातें। यस, बताइए। So gathering and measuring information on targeted variables. Okay. Primary data is the first-hand data which is collected by. हाँ हाँ, बोलिए सोनाली, बोलिए। Which is collected by. And secondary is the source क्या हुआ? like गवर्नमेंट का कोई सर्वे ऑलरेडी हो चुका है, उससे निकालें तो सेकेंडरी डेटा हो। आवाज नहीं आ रही है आपकी ठीक से, आवाज नहीं आ रही है आपकी ठीक से। चलिए, कोई और? यस, एनीबॉडी एल्स? सब मत करो यार, क्लास इज ऑलवेज द टू मोड। हाँ, प्राइमरी डेटा जो होता है वो इन्वेस्टिगेटर खुद जाके एनालाइज करता है और डेटा कलेक्ट करता है। और फिर सेकेंडरी डेटा जो होता है वो किसी के थ्रू हम लोग, मतलब वो डेटा पहले से ही रिप्रेजेंट हो और उसमें उसको लेकर के हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि सर जैसे कोरोना वायरस का हो गया सर, ये न्यूज़ में पहले से दिया हुआ कि कितने केसेस है, और सर अगर हम लोग कोई डेटा बना रहे तो उसमें से वो डेटा लेकर के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो अरे देवी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने कोरोना के एग्जांपल दे दिया। बार बार कोरोना के एग्जांपल मत दो, बड़ा डर लगता है। सारी दुनिया हिली हुई है और हर 2 मिनट बाद अब कोरोना सुना देती है मुझको। ठीक, कनिका जी अब इसके एग्जांपल मत दीजिए। सर आपने कल भी थोड़ा बता दिया कल मैंने दिया था तो मुझे बड़ी, मैं पहले ही सॉरी बोल दे रहा हूँ ना कि कल मैंने उसका एग्जांपल दे दिया था, तो सॉरी फॉर दैट। पर अब ये थोड़ी थोड़ी देर में मुझे बता रही है कि कितनी गड़बड़ बात है। ओके, चलिए। तो अरे ठीक है, अरे बेटा क्लास को थोड़ा हल्का भी तो करना है, खाली पढ़ाई करते रहेंगे हम लोग, इंसान है भाई, बीच बीच में थोड़ा वो भी चाहिए। इसके लिए केवल मैंने बोला, कुछ अच्छे बुरे की बात नहीं है। ओके, यस सर। तो कलेक्शन ऑफ डेटा इज द गैदरिंग, ये बात बिल्कुल सही है, एकदम सिंपल टर्म्स में हम ले लेते हैं। अब अगर किसी चीज की गैदरिंग हो रही, नाउ अगेन जो आपने इसके बेस फीचर्स जो कल परसों देखे थे उसमें क्या था, वेरीफाइबिलिटी, वैलिडिटी, और नाउ यू आर गोइंग टुवर्ड्स द डेटा। तो अब आपको किस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, वेरीफाइबिलिटी, वैलिडिटी एंड अनबायसनेस। तो जैसे अगर आप ये कलेक्ट कर रहे हैं तो प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी आपका फोकस कहाँ सबसे ज्यादा होना चाहिए कि वो वेरीफाइबल है, वैलिडेट है और अनबायस्ड है। बिल्कुल याद रख लीजिए, डेटा के साथ में ये चीजें तो पूरी तरीके से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यही आपका रॉ मटेरियल ऑफ द रिसर्च है। बाकी तो भी आपने किया ही क्या है, एक प्रॉब्लम बना ली है, वो दिमागी है, ठीक, या आपको कुछ दिखा या महसूस हुआ उसके हिसाब से आपने एक प्रॉब्लम बना ली। दिन में ऐसी कितनी प्रॉब्लम हम लोग बनाते हैं और बिगाड़ देते हैं, बनाते हैं और भूल जाते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम दिखती है, उस बार सोचते हैं अरे मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर तो कोई और ही कुछ करेगा। तो प्रॉब्लम तो कोई बड़ी बात नहीं है, आई और गई।
लिटरेचर सर्वे में आपने क्या किया, पढ़ लिया, लोगों के किए हुए काम को इकट्ठा करके देख लिया। नाउ व्हेन द कलेक्शन ऑफ द डेटा, बाकी सारी चीजों में देखिए आपने कुछ ऐसा बहुत ज्यादा किया नहीं है अभी तक, लेकिन जहां आप डेटा कलेक्ट करने की जहां बात आई, अगर वहां पे गलती हो गई आपसे या कुछ कमी रह गई, वेरिफिएबिलिटी या वैलिडिटी या इनमें कोई कमी है, बायस हो गए आप किसी भी तरीके से, तो होने क्या वाला है कि पूरा प्रोसेस आपका क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा, कंक्लूजन तक डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक, ये कोर एरिया, जब भी आप आंसर करें तो बिल्कुल कलेक्शन ऑफ द डेटा इज द कोर इशू which is dealt to be very very cautiously by the researchers। बिल्कुल इसको आप 2 ब्रैकेट में करके लिख सकते हो, अंडरलाइन करके, अगर जरूरत पड़ जाए। चलिए, तो अब इसकी रेमेडीज क्या हो सकती हैं? तो रेमेडीज इसकी क्या हो सकती हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा is the raw data or the first time data which is collected by the researcher itself। ठीक है, इसकी को प्राइमरी डेटा बोलते हैं कि शुरुआत है, एकदम बिगनिंग, उससे पहले कोई बिगनिंग नहीं है। द ओरिजिनल डेटा यू कैन से, इट इज जनरेटेड फ्रॉम द ओरिजिन, डायरेक्ट आप लेके आ रहे हो, इसको बोलेंगे प्राइमरी। तो प्राइमरी में क्या हो कि जो आपके मेथड्स हैं वो वेरीफाइबल हो। आपके जो मान लीजिए अगर आपने किसी क्वेश्चनेयर के थ्रू कलेक्ट किया है तो वो क्वेश्चनेयर का जो सीक्वेंस है वो लॉजिकल हो, और पहले लोगों ने किया हो तो उस पर ऐसे क्वेश्चंस आपके सेटअप हो कि जो बिल्कुल मीनिंगफुल हो। क्वेश्चनेयर का बिल्कुल अलग चैप्टर आएगा ही साथ में आपके लिए थोड़ा आगे, तब वो अच्छे से डील हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक परिचय के रूप में कि व्हेन यू आर कलेक्टिंग द डेटा विच इज प्राइमरी इन नेचर, the source you are applying for such collection of data may be the questionnaire, may be the schedule, may be the observation। ठीक, तो ये सारा जो आपका पैटर्न हो वो बिल्कुल, जो एक वर्ड आ रहा था साइंटिफिक में, लॉजिकल रीजनिंग पर डिपेंड हो। अगर आप क्वेश्चन भी कोई फ्रेम करते हो तो उसके पीछे भी तो रीजनिंग वर्क करती है आपके माइंड की, तो वो भी लॉजिकल हो। आप बता सकें कि नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए डाला था, इसके पीछे मेरी ये सोच थी, और इस सवाल के आंसर से मुझे इस तरीके का डेटा मिल रहा है जो आगे रिसर्च में कन्वर्ट होकर के ऐसे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। यहां तक जब आपकी चेन ऑफ थॉट बनी होगी, देन द क्वेश्चन और द डेटा कलेक्टेड बाय सच क्वेश्चन इज वेरी मीनिंगफुल और यूजफुल टू यू। मेरी बात समझ आ रही है आपको कि जो मेरा आंसर है वो आगे किस तरीके से जो मैं कलेक्ट करने जा रहा हूँ, वो तो किसी बात का आंसर है ना, जो आप अगर आप क्वेश्चनर डिजाइन कर रहे हो तो वो आगे कहाँ कैसे काम करने वाला है मेरे लिए। यहां तक कि जब आप चेन ड्रॉ कर लो, then you can say that you are going in the right path for the collection of the primary data। तो प्राइमरी डेटा क्वेश्चनर से, शेड्यूल से, ऑब्जर्वेशन से, कई तरीकों से हो सकता है। ठीक, ये एक बेस बात है। नाउ द सेकेंडरी डेटा। चलो प्राइमरी डेटा की कुछ और बात हो जाए। बाय द पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ये तो सबको क्लियर है कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप कलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, ओरल सम ओरल क्वेश्चंस और ओरल ऑब्जर्वेशन। सेकंड, नेक्स्ट वन बाय इनडायरेक्ट ओरल ऑब्जर्वेशन। ये क्या चीज होगी? बाय इनडायरेक्ट हो। हाँ बेटा बोलो बोलो। सर किसी के थ्रू मतलब पता चलना। हाँ ठीक, ओरली पर किसी और को। ठीक, करेक्ट करेक्ट, किसी और को, किसी, यस वेरी करेक्ट, किसी दूसरे के थ्रू। अब मुझे अगर मान लीजिए आपकी क्लास में किसी मिस्टर XYZ के लिए जानना है तो मैं उनसे ना पूछ के किसी और से पूछ लूँ उनके विषय में, तो दिस इज द इनडायरेक्ट ओरल ऑब्जर्वेशन। ठीक, ये भी एक तरीका हो सकता है, कई सारे तरीके अपनाए जा सकते हैं। बाय द लोकल रिस्पोंडेंट। ठीक, लोकल रिस्पोंडेंट मतलब उस एरिया को जो लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे डेटा कलेक्ट कर लिया। ठीक है ना, जैसे अभी अगर हम लोग फर्टिलिटी की बात कर रहे थे तो हम उन लोगों से मिल लें जो उससे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं उस एरिया से। जैसे जिस एरिया में गए तो वहाँ पर अगर कोई ये
खेती किसानी की दुकान वाला है जो बीज रखता ये रखता, उससे का आइडिया लेना शुरू कर दें हम। तो ये लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो उस पर वहाँ पे इन चीज़ों पे काम कर रहा हो उससे डेटा ले लें, तो ये लोकल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। अगर हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई रिसर्च कर रहे हैं तो हमारे जो ये शहर में स्पोर्ट्स के रिस्पोंडेंट या पत्रकार होते हैं उनसे हम डेटा कलेक्ट कर लें, इज द लोकल रिस्पोंडेंट। ये कई तरीके इस तरीके के बन सकते हैं, ठीक है। फिर आपकी जो एरिया की न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, जो डेली रिपोर्ट्स इन चीज़ों की छाप रही है, वो भी मेरे लिए लोकल रिस्पोंडेंट। देन शेड्यूल एंड क्वेश्चनर, ये तो आप डिज़ाइन करेंगे कैसे होती है और क्या होती है। आप जरा आ जाइए सेकेंडरी रिसर्च पर फटाफट से। सेकेंडरी रिसर्च, यस सेकेंडरी। सर खुद ना करके डेटा कलेक्ट किसी और के थ्रू डेटा कलेक्ट करा है। हाँ, खुद ना करके किसी और से करा लिया। ये किसी और कौन होगा? सर पेड भी हो सकता है। यस। और अच्छा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मान लीजिए जो है वो, अगर हम रिसर्च कर रहे हैं और हम आप में से 4 स्टूडेंट को कोई क्वेश्चनर दे दें और आप हमारी ये पेड हैं कि जाइए भैया ये डाटा जरा इस क्वेश्चन पे आंसर या ये कलेक्ट कर लीजिए, तो इसको क्या रिसर्च मानेंगे हम, सेकेंडरी या प्राइमरी? सर सेकेंडरी। ऑल द स्टूडेंट्स यू हैव टू गो विद मिस्टर संकल्प और डिनाई विद मिस्टर संकल्प। एग्जाम्पल सबने सुना ना मेरा? यस सर। यस सर। तो या तो आप संकल्प के साथ जाइए या बोलिए कि हम साथ नहीं जा रहे हैं। कितने लोग संकल्प के साथ जा रहे हैं? संकल्प का भी आपने आंसर सुना, एग्जाम्पल भी मेरा सुना? यस सर। बताइए, संकल्प के साथ जा रहे हैं आप? सर यस सर। अच्छा, और अरे यार लोकतंत्र का जमाना है, सारे लोग मिलकर एक तरफ वोट दे दो तो टीम तो सरकार तो उसी की बनेगी, जीत ही जाएगा वो। और जितवा देना, तुम्हारी क्लास का बच्चा है। हाँ बोलिए बोलिए भाई, इन्वॉल्व हो जाइए जल्दी से फटाफट, ये सीन हो तो करना है। कौन उसमें वो लग रहा है? यस सर, आपने एग्जांपल बताया तो जो उसने बताया है वो सही है। ओके। और यस 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 और यस यस सब यस। यस सर। यस यस सर। यस यस। अरे बाप रे बाप, मतलब डरवा दे रहे हो मुझको यस यस करके। लेकिन भाई साहब आप लोगों को ये बता दें, जितने भी हमारे यहाँ पर वो भाई साहब या जो बहन जी हैं, जो भी मतलब रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, वो ये आपका जवाब गलत है। कारण क्या हो गया यार? ये डेटा कौन सा कलेक्ट हो रहा है? रिसर्चर अगर हम हैं और हम क्वेश्चनर बना के दे रहे हैं, हम खुद चले जाएं या हम किसी के थ्रू करा ले, तो प्राइमरी डेटा है ना। बात समझ आ रही? सेकेंडरी कब होगा? कि जो पहले से है, आप ही में से अभी किसी ने बताया था मुझे, जो पहले से है उसका हम यूज कर रहे हैं, वो सेकेंडरी है। संकल्प का जवाब कहाँ पे सही होगा वो जगह मैं बता रहा हूँ आपको। आप खुद ना करके किसी दूसरे से कराएं। मेरे एग्जाम्पल ने क्या किया है, आपको हल्का सा हिला दिया है। यही पढ़ने में बुक से और डिस्कसिंग मोड ऑफ क्लास में यही फर्क होता है। केवल कोई एजेंसी जो डेटा कलेक्ट करके लोगों को सप्लाई करती है, ठीक, और उसने पहले से किसी चीज का डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ है और लोगों को सप्लाई किया हुआ है, उससे हम डेटा खरीद लें, सेकेंडरी। केवल हम किसी के थ्रू करा रहे हैं, इससे सेकेंडरी नहीं हो सकता। बहुत ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट टाइम कलेक्ट हो रहा है, प्राइमरी होगा। भाई मैं जाऊं या मैं पैसा नहीं देता, मैं हाथ जोड़ के बोल दूं संकल्प से, भैया यार जरा यार तुम यार ये वाला क्वेश्चन फॉर्म यार 10 लोगों से भरा लाना, तुम मना कर देगा क्या? अगर बहुत बिजी नहीं होगा और बहुत रूड नहीं होगा तो मना नहीं करेगा। आप में से कई लोग मना नहीं करेंगे। आप भरवा लाए, मैंने पैसा भी नहीं दिया तो मैंने पेड भी नहीं किया। अब यस सर।
बात समझ आ रही ना? जो डेटा पहली बार कलेक्ट किया जाए ये घुसेड़ना है दिमाग में, जो पहली बार कलेक्ट हो वो प्राइमरी, जो है मतलब डेटा की तरीके से है उसको हम फर्दर यूज कर रहे हैं तो क्या हो गया? सेकेंडरी। बस इतना ही फर्क है। जैसे हम इस बात पर करें कि फर्टिलिटी के एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं, नया एग्जांपल नहीं लेंगे कि अब इसमें कोई मैंने क्वेश्चनर बनाया और आप लोगों को दे दिया, आप लोगों ने अपने अपने एरिया में जाके डेटा इकट्ठा कर लिया तो प्राइमरी है, क्योंकि मेरा बनाया हुआ क्वेश्चनर है, उस पर कभी किसी तरीके का कोई काम नहीं हुआ। हाँ, एक कोई मैगजीन है या एक कोई किसी का पहले से आर्टिकल है जिसने कुछ मिला जुला इस पे काम किया हुआ, उसके पास डेटा कलेक्ट है, उस डेटा को मैंने यूज कर लिया, ये सेकेंडरी है। समझ आता जा रहा है? जो ऑलरेडी पब्लिश्ड, ऑलरेडी डिस्क्लोज पब्लिक डोमेन पे डेटा है, मतलब गैदर्ड बाय एनी अदर पर्सन ऑलरेडी एंड विच इज प्रेजेंटेड, जो है पब्लिक डोमेन पे, चाहे वो मैगजीन के रूप में हो, चाहे वो ऑनलाइन मटेरियल के रूप में हो, चाहे वो गवर्नमेंट का गजेट्स के रूप में हो, चाहे अखबार में छपा कोई लेख हो उसमें डेटा दिया हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे कृषि विभाग का हो, ऐसा कोई भी डेटा है और उसको रिसर्चर यूज कर रहा है फॉर इट्स प्रॉब्लम, देन इट इज सेकेंडरी। और रिसर्चर अगर कलेक्ट कर रहा है अपने क्वेश्चनर पर, अपने एग्जाम्पल पर, तो वो चाहे लोगों से हाथ जोड़ के मंगवाए, चाहे पैसा दे के मंगवाए, लेकिन पहली बार कलेक्ट हो रहा है ना, तो प्राइमरी रहेगा। ठीक, कुछ एजेंसियां बेटा ऐसी होती है जो डेटा इकट्ठा करके रहती हैं, रखती हैं और लोगों को बेचा करती है, तो वो तो पहले बेच चुकी हैं, आपको भी बेच देंगी, तो इस जगह पे सेकेंडरी हो जाएगा। जो आपको कहीं भी लिखा मिल रहा होगा या कहीं भी सर्च करने पे मिला होगा कि द पेड, तो वो वाला पेड है बेटा। अब आप समझिए कि जो ये बड़े बड़े जर्नल्स हैं या जो बड़े बड़े ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, कई दफे आपको खरीदनी पड़ती है अगर आपको यूज करना है, देन इट इज पेड। भाई मान लीजिए आपने जागरण में एक आर्टिकल पढ़ा और उस जागरण के आर्टिकल ने बताया कि इस एज ग्रुप में, इस रेशियो में, ये अगर आपका कोई रिसर्च प्रॉब्लम है उससे जुड़ी हुई कोई बात उसने बता दी। मार्केटिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, ये फैशन प्रोडक्ट्स की सप्लाई का ये रेंज रहता है, उसने एक डेटा आपको दे दिया। अब आप जागरण से कांटेक्ट करिए कि इसका डिटेल देता दो भैया, तो कहेगा ऐसा करिए, ये पेमेंट कर दीजिए, हम दे देंगे। या वो ये बता देगा कि ये हमने फला एजेंसी से लिया था, आप बात कर लीजिए। अब आप बात करेंगे तो वो बोलेगा अच्छा आपको चाहिए, ठीक है, ये पेमेंट कर दीजिए, हम दे देंगे, देन इट इज द पेड, बिकॉज बट इट इज ऑलरेडी कलेक्टेड। ओके, एनी डाउट? नो सर। नो सर। तो ये फर्क है बेटा इसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी में। दिमाग में ये घुसा लेना कि जो पहली बार कलेक्ट हो, बस कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। कैसे भी आदमी घुमाए कि हमने पैसा दे के मंगवाया था, हमने हाथ जोड़ के मंगवा लिया था, आप घूमेंगे नहीं। जो है वो आपको अगर फ्री मिल जा रहा है तो भी सेकेंडरी है। अब उसी बात को मैं दूसरे ढंग से घुमा दे रहा हूँ, जो डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है और वो आपको फ्री में मिल जाए, कुछ पेड ना करना पड़े, तो भी सेकेंडरी है। ओके, तो पेड बड़ा इमटेरियल है, इसके लिए कलेक्शन फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम, बस इतना ही फर्क है, ये बात आपको याद रखना। फर्स्ट टाइम कलेक्शन प्राइमरी, which is already present and then used secondary, बस इतना, ये दो उंगली याद रखिएगा मेरी अगर दिख रही तो। पेड एड हटा दीजिए बिल्कुल दिमाग से, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा पेड। ठीक है, तो अब हम लोग का कलेक्शन ऑफ डेटा भी हो गया। इसके बाद क्या बचता है? एनालिसिस। तो भाई एनालिसिस में ढेर सारी बातें हैं, कोडिंग करनी है आपको, डिकोडिंग करनी है, कई स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगती हैं, कई मॉडल बनाने, कई सिमुलेशन बनाने, तो सच अ बिग रेंज ऑफ एनालिसिस। वो कितनी आपको उसमें कवर हो पाएगी, इट डिपेंड्स। ठीक, सारा स्टैटिक्स भी इसी में आ जाएगा, क्योंकि अब अगर डेटा है तो उसका एनालिसिस है। ठीक, और जब एनालिसिस हो गया देन यू कैन टेस्ट सच एनालिसिस बाय योर हाइपोथेसिस। उनके आधार पर आप जो अपनी हाइपोथेसिस से मिलाओ और अपना जो है वो इन्फ्रेंस ड्रॉ करो। ठीक, ये जो आपके स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस निकलेंगे या एनालिसिस के थ्रू जो इन्फ्रेंस निकलेंगे, उनको आप मिलाओगे अपने उससे हाइपोथेसिस के साथ, और फाइनली यू आर एबल टू ड्रॉ द कंक्लूजन कि हाँ ऐसा हो रहा होगा या ऐसा नहीं हो रहा होगा रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम, एंड आफ्टर कंक्लूजन यू आर एबल टू अप्लाई द जर्नलाइजेशन।
यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात हमको नहीं करनी है आपसे, ठीक। एंड फाइनली द रिपोर्ट राइटिंग, इसके तो बाकायदा पूरी तरीके से एक पैटर्न वाइज सिस्टमैटिक नोट्स आएंगे, तो वो आप रिपोर्ट राइटिंग कैसे होती है, लिखी जाती है, वो आपको याद कर लेना। तो होमवर्क में आपके लिए काम ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेटा एंड इंफॉर्मेशन, इज इंफॉर्मेशन एंड डेटा इज सेम और देयर इज एनी डिफरेंस, ये आपको बताना है नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं। अब इसको देख लीजिएगा। अब अगली बात वो ये है बच्चा कि आपका जो कल शायद बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी हो सकती है, तो एक दफ़ा अपनी सीआर से बोल दीजिएगा कि एक दफ़ा पूछ लें हमसे कि क्लास कल होगी कि नहीं होगी, लेकिन पूछें कल सुबह ही या रात में, ठीक ना, तो तब तक क्लियर हो जाएगा। तो अगर कल बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी रहती तो हमारी आपकी मुलाकात नेक्स्ट वीक में होगी। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा और आगे का आप लोग और फर्दर देख के आइए, तो हम लोग का जो डिस्कशन है वो और हेल्दी और अच्छा हो जाएगा। ओके, एनी क्वेश्चन? पहले पूछ लेता हूँ छोड़ने के पहले, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिस्कशन? सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट कर दूं जो मैंने पूछा है? यस सर। हाँ, डिफरेंस बिटवीन द इंफॉर्मेशन एंड डेटा is two words are the same or different? क्या ये दोनों एक जैसे हैं या इनका कुछ डिफरेंस है भी? ओके, थैंक यू, देन वेरी नाइस मीटिंग विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड डे सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।